Good morning student. Standard 11th English Medium Subject SPNCC Chapter 1 Part 1। पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, जिसमें हमने ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो विजुअल, ये सारे टाइप्स हमने देखे थे मेथड के। अब आज हमने देखने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, कि ओरल कम्युनिकेशन जनरली क्या होता है, किस तरह से करते हैं, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। लैंग्वेज इज अ मोस्ट यूजफुल टूल एंड चैनल फॉर कम्युनिकेशन। भाषा, जिसको आप लैंग्वेज कहते हो, लैंग्वेज किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल एंड चैनल है, जिसकी वजह से आप आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास पहुंचा पाते हो। एनी लैंग्वेज कैन बी लर्न, अंडरस्टूड एंड मास्टर्ड बाय द वे ऑफ 4 स्किल्स। किसी भी तरह के लैंग्वेज को सीखना, समझना और उसे यूज करना 4 स्किलों पे डिपेंड करता है। 4 स्किल्स इसके लिए होना चाहिए। अब वो 4 स्किल्स क्या होने चाहिए? जब भी आप किसी का भाषा यूज करते हो तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाती है, उसको यूज़फुल बनाती है और उसको आप आसानी से एक दूसरे के पास पहुंचा पाते हो? तो वो दिस 4 स्किल्स आर लिसनिंग, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना और फिर लिखना। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कभी भी जब आप छोटे से बच्चों को देखोगे ना, तो उसमें सबसे पहले वो ना सुनने का काम करते हैं। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि उनका जन्म हुआ और वो बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो हमारी बोली गई चीज़ों को सुनते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। बोलने के बाद वो पढ़ना सीखते हैं और उसके बाद वो लिखना सीखते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के भी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिए बिना सोचे समझे, नहीं। पहले सामने वाला क्या कहना चाहता है उसे सुनो, फिर उसके लिए आपका जो रिस्पॉन्स है उसे बोलो, फिर पढ़ो और उसके बाद लिखने का काम करो। नेक्स्ट आता है द नेचर और ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग स्पीकर ट्राइज टू कम्युनिकेट बाय द वे ऑफ स्पीकिंग लाउडली यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज डिक्शन एंड द सेंटेंस पैटर्न दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड। ओके, ओरल कम्युनिकेशन में जनरली स्पीकर करता क्या है? ठीक है, तो स्पीकर ट्राई करता है अपने बात से लोगों को कन्वेन करने का। जैसे क्या करता है वो? तो स्पीकिंग लाउडली, तेज बोलो, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों को इरिटेशन होने लगे, उनको हेडेक जो है वो होने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको लाउड बोलना है पर क्लियर बोलना है। प्रॉपर लैंग्वेज का चुनाव करना है। आपको सामने बैठे हुए लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो आपकी कौन सी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। आपको अच्छे सेंटेंस पैटर्न यूज़ करना है। आपके सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो क्लियरली लोग अंडरस्टैंड कर सके। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दे, आप कहना क्या चाहते हो, लोग समझ क्या रहे, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा स्पीकर यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज पर द रिक्वायरमेंट ही यूज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर। ओके, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे का जो भाव होता है, आप देखते हो सैड होते हो तो हमारा फेस कुछ अलग होता है, हम खुश होते हैं तो कुछ अलग होता है। अगर हमें लगता है कि कुछ सस्पेंस जैसा हुआ, कुछ आप जैसे कि ना सरप्राइज हो गए किसी चीज़ से, तो वहाँ पे हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो चेंज होता रहता है। तो यही चीज़ें हमें वहाँ नोटिस करनी है और वहाँ पे आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है अगर आज एज अ स्पीकर आप किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहते हो तो। और गेस्चर की बात किया है कि बॉडी पोस्चर आपकी किस तरह के होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा है टीचर पढ़ाते समय जैसे हाथों को ऐसे मूव करते हैं, उनका बॉडी पैटर्न कुछ अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें बेटर कम्युनिकेशन का एक इंडिकेशन है। दिस मैथड इज यूज टू कम्युनिकेशन बिटवीन 2 इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड ऑल्सो बिटवीन ग्रुप टू ग्रुप। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है कि कम्युनिकेशन एक व्यक्ति एक ग्रुप के साथ कर सकता है, पूरी ग्रुप किसी एक व्यक्ति के साथ कर सकता है, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कर सकता है। टॉक, डिबेट, डायलॉग,
forum, lecture, group discussion etc. are different form of oral discussion. ओरल के जनरली ओरली हम किस तरह से बात करते हैं, तो नॉर्मल टॉकिंग कर सकते हो आप किसी के साथ, डिबेट किसी भी टॉपिक के ऊपर बहसबाजी हो जाना, डायलॉग हो सकते हैं, फोरम यानी जहाँ पे जिसको आप मीटिंग कहते हो, जनरली जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के किसी भी लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को सुनने का काम करते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर की जो मीटिंग बुलाई जाती है वो जनरली उसको फोरम कहा जाता है. जैसे लेक्चर आप क्लासरूम में अटेंड करते हो, या ग्रुप डिस्कशन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते, तो ये सारे ओरल टॉकिंग का पॉइंट्स था. अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि ओरल चीज़ों का फ़ायदा क्या है, ओरली किसी को समझाना कितना बेनिफिशियल है, कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. ओके, दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल within reach of everyone and especially most commonly used. ये ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल होता है. ओके, बहुत सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. ओके, विदिन रिच एवरीवन एंड स्पेशली मोस्ट कॉमनली यूज. बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही स्पेशल होता है और आसानी से एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है. टूल्स लाइक पेन एंड पेपर आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ओरली यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ना तो आपको पेन की रिक्वायरमेंट है और ना ही पेपर की. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है, जनरली टेक प्लेस फेस टू फेस. ओरल कम्युनिकेशन जनरली फेस टू फेस हम करते हैं. Here the speaker receive prompt feedback from the sender. Therefore, if the confusion arises, solution is easily to be solved. ओके, यहाँ पे स्पीकर क्योंकि आपके सामने बोलता है, इसलिए उसके जो लिसनर होते हैं यानी जो सुनने वाले होते हैं वो तुरंत फीडबैक प्रोवाइड करते हैं यानी रिस्पॉन्स देते हैं. और अगर रिस्पॉन्स में अगर लगता है कि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अराइज हुआ है तो उसका सॉल्यूशन हम तुरंत ला सकते हैं. नेक्स्ट आता है क्विक फीडबैक फ्रॉम द लिसनर मोटिवेट द स्पीकर. अगर सुनने वाले के जब आप किसी को कोई चीज़ कहते हो और सामने से जल्द रिस्पॉन्स मिलता है तो बोलने वाले को कितना अच्छा लगता है. सेम एज अगर कोई ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है तो अगर लिसनर की तरफ से जल्द फीडबैक मिलता है तो क्या होगा, स्पीकर क्या होगा, मोटिवेट होगा और उसको और कुछ बोलने की इच्छा होगी. इन दिस मैथड कम्युनिकेशन, because the speaker get prompt feedback from the listener, he can make change in the channel medium as per requirement. क्योंकि यहाँ पे फीडबैक तुरंत मिल जाती है, इसलिए अगर स्पीकर को लगेगा तो वो मीडियम एंड चैनल में क्या कर सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस ला सकता है. जैसे आप क्लास में कभी क्या बोलते हो, कोई टीचर पढ़ा रहे होते फिर बोलते हो आप, मैम सुनाई नहीं दे रहा है, सर सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, या तो थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं या फिर आपको क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा पास में आके बैठ जाओ. तो इस तरह से हम तुरंत वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कि हमें किस तरह के आगे सिचुएशन को फेस करना है. एज अ रिजल्ट फेलर रिमेन टू बी रिमोट पॉसिबिलिटी. ओके, और इससे क्या होता है कि जो फेल होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बिकम पॉसिबल इवन इफ लिसनर इज इलिटरेट. यहाँ पे कम्युनिकेशन तब भी पॉसिबल है जब सुनने वाला पढ़ा लिखा ना हो, मीन्स कि इलिटरेट हो, अशिक्षित हो, उस व्यक्ति के साथ भी ओरल कम्युनिकेशन ईजिली किया जा सकता है. क्योंकि अगर रिटर्न करोगे तो वो लेटर में जाएगा, तो लेटर पढ़ने भी तो आना चाहिए, पर यहाँ पे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन में एक अशिक्षित व्यक्ति के साथ भी हम ईजिली बातचीत कर सकते हैं. दिस मेथड सेव टाइम, क्योंकि आसानी से मैसेज पहुँच जाता है, इसलिए पेन पेपर के खर्चे नहीं होते हैं. अब ये मैं लेटर लिखूँ फिर आपके तक पहुँचेगा, आप पढ़ोगे फिर रिस्पॉन्स करोगे, उसमें काफ़ी टाइम जाता है. और यहाँ पे क्या होते हैं, मैं आपके सामने ही कह रही हूँ, इसलिए टाइम बचता है. लेकिन क्योंकि सबके आपने देखा है कि इम्पोर्टेंस के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो लिमिटेशंस भी दिए गए हैं ओरल कम्युनिकेशन के, तो देख लेते हैं. द फॉरम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन लाइक डायलॉग एंड डिस्कशन में बी समटाइम टर्न इनटू अनहेल्दी डिबेट.
सिंपल सी बात है कि कभी कभी नॉर्मल सी बातचीत कब झगड़े में परिवर्तित हो जाती है, कब झगड़े में चेंज हो जाता है, हम पता भी नहीं कर पाते। देखते हो ना, नॉर्मल सी कभी भी हम कुछ बातें कर रहे होते हैं, नॉर्मली बात शुरू हुई होती है, लेकिन वो क्या हो जाता है, कभी कभी अनहेल्दी डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कि झगड़ा का रूप ले लेता है। इन दैट सिचुएशन ओरल कम्युनिकेशन प्रूव अनसक्सेसफुल, और इस सिचुएशन में ओरल कम्युनिकेशन करने का जो हमारा मोटिव होता है वो फेल हो जाता है। सेकेंड आता है, इन केस ऑफ अबो सर्कमस्टांसेस टाइम एंड एनर्जी आर वेस्टेड। और अगर सपोज कि हम कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते थे पर डिस्कशन ना हो के झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका टाइम प्लस एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो गया। थर्ड आता है, द इंफॉर्मेशन गिवन स्पोकन हियर्ड एंड नरेटेड इज ऑलवेज लेस रिलायबल। हमेशा आपने देखा है, बोला हुआ, सुना हुआ और किसी के सामने किसी को संबोधित करके कुछ कहा गया, चीज़ें कम रिलायबल, यानी उसमें रियलिटी कम मानी जाती है, उसको उसमें सच्चाई की जो परसेंटेज कहते हैं ना, वो कम आका जाता है लोगों को। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे मैंने आपको कुछ बात कही और वही बात आपने तीसरे को कहा ना, तो उसका बोलने का पैटर्न, समझने का पैटर्न चेंज हो जाता है, और वो कब है ना एक दूसरे के खिलाफ हम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट आता है, इन अब्सेंस ऑफ रिटर्न प्रूफ ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड रिलायबल। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न में कुछ होता नहीं है, सब कुछ ओरली है, इसलिए रिटर्न प्रूफ ना होने की वजह से एज अ एविडेंस कहीं पे भी हम इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, और इसीलिए इसको कम रिलायबल कंसिडर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इन दैट केस in case of detail and the comprehensive information the speaker does not get expected result। अगर कोई चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव हो, थोड़ा डिटेल में हो, तो वहाँ पे स्पीकर को है ना जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए लिसनर से, वो इजीली नहीं मिल पाता है, और ये सारे ओरल कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर क्या दिया हुआ है। ओरल इंफॉर्मेशन इज डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द स्पीकर एज वेल एज लिसनर। बोला हुआ चीज़ या जो चीज़ बोलना है उसको आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ वर्ड स्पीकर ने बोलते समय भूल गया और कुछ लिसनर सुनने के बाद भूल गया। ये बहुत पॉसिबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम इस तरह के इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सके। वो दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है, स्पीकर एज वेल एज लिसनर। क्योंकि आपको पता है ना, लिखी हुई चीज़ें लिखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसका एक ही रीज़न है कि एज अ एविडेंस आप उसको यूज कर सको। जब आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो उसको हम आप दोबारा देख सकते हैं। पर ओरल को कहाँ देखोगे, माइंड में चेक करोगे, पर माइंड ही तो भूल गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन्फॉर्मेशन लॉसेस इट्स ओरिजिनल फॉर्म। क्योंकि बोलते समय मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने आपको कुछ और कहा और आपने उसी बात को तीसरे को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया, और इसलिए उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वो कब कॉन्फ्लिक्ट और एक तरह का झगड़े में परिवर्तित हो जाता है, हम कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द स्पीकर इज नॉट गुड इन ओरेटरी एंड प्रेजेंटेशन स्किल द मीनिंग इज गेट डिस्ट्रॉयड इन ओरल कम्युनिकेशन। अगर बोलने वाले को बोलने का तरीका ना हो या अपने आप को रिप्रेजेंट करने ना आता हो, तो वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन करने का मीनिंग होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन में एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके ऐसा मेंबर हमारे पास होना चाहिए, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, जो कम्युनिकेशन करना है उसको बेटर तरीके से कर सके, इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से पहुंचा सके, ऐसा स्पीकर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, जो मीनिंग है आपका कम्युनिकेशन करने का वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 9, इन स्पीकर हैज़ टू केयरफुल बिफोर अटियरिंग अ वर्ड एज द वर्ड विच आर स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक। कहा जाता है ना, कमान से निकली हुई बात बाण और जवान से निकली हुई जो बात होती है वो कभी रिटर्न नहीं ले सकते आप। इसीलिए एक स्पीकर को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि जब भी वो कोई वर्ड अटेयर करे यानी बोले, तो वो बहुत ही केयरफुल तरीके से बोले कि सामने वाले लिसनर को किसी बात का बुरा ना लग जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है हमें, क्योंकि देखा है आपने यहाँ पर लिखा है विच कैन नॉट बिकॉज विच आर स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक।
क्योंकि बोली हुई चीज़ों को आप वापस नहीं ले सकते। एक बार आपके ज़बान से जो चीज़ें निकल गई वो निकल गई, उसको दोबारा आप चाह के भी कितना भी पॉलिश लगाओ, कितना भी मक्खन बटर लगा दो, लेकिन वो चीज़ें अगर बुरी लग गई तो लग गई, उसको हम कुछ भी करके सुधार नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ओरल कम्युनिकेशन में हमें किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ओके, आज हम अपना लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे।